दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी रेलवे कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अपना रिजल्ट दिया है। इस बार रिजल्ट ठीक वैसा ही रहा है जैसा पिछला रिजल्ट, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक अनाउंसमेंट की है उसका नतीजा आने वाले समय देखने को मिल सकता है। वैसे इस समय स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रिजल्ट के बाद जरूर है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और जो दो ट्रिगर थे वो भी खत्म हो चुके। एक बजट निकल चुका है जो इसके लिए बड़ा ट्रिगर था, उसके पहले इसने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई, और दूसरा रिजल्ट भी निकल गया। तो ऐसे में थोड़ी सी इसमें गिरावट की संभावना तो बनी रही है, लेकिन ये एक्चुअल में डिप में खरीदारी का मौका भी हमें दे रहा है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या स्टॉक में अभी और थोड़ा सा वेट करना चाहिए? एंट्री के लिए सही मौका क्या बन सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या इस मल्टीबैगर स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात कर ले तो ये देख सकते हो आप कि स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 182 पर, क्लोजिंग कल की 181 के आसपास थी। और आज ये जो देख सकते हो कि 183 का इसने इंट्राडे में हाई भी बना दिया, लेकिन बाजार आज साथ नहीं दिया क्योंकि बाजार में भी थोड़ी नरमी थी, उस वजह से ही थोड़ा सा स्टॉक दबाव में आया। और आप देख लो कि 176 का इसने लो बनाया और इस समय स्टॉक जो है 177 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.06% की गिरावट है, तो तेजी बनी और ऊपर के लेवल से आ गई। प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिख रहा है, कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और क्यों न हो, पिछले 2 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। आप देखें 14 अक्टूबर 2022 को इसकी जो प्राइस है वो 21 के आसपास थी, यानी जो 20 रुपये के आसपास स्टॉक था वो इस समय भी 180 के आसपास है और 229 का ये ऑलरेडी हाई बना चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और लोगों को इसने मालामाल भी किया है। पिछले 1 साल की ही बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 250% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस समय भी, क्योंकि वैसे तो ये स्टॉक का जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे करीब आपको 50 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी ऊपर के लेवल से, लेकिन उस हिसाब से भी फिलहाल 1 साल के हिसाब से इसने 50 रुपये का स्टॉक 180 के आसपास है, तो 250% का बेहतर रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 6 महीनों में आप देखें तो स्टॉक में कोई खास शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से फिर नीचे आए। सिर्फ 15% की ही तेजी है। 154 के आसपास स्टॉक था 14 फरवरी को, और पिछले 1 महीने में यहाँ पे 17% की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया है। अब एक बार रिजल्ट की संभावनाओं को देखें तो इस बार देख सकते हो कि रिजल्ट ठीक ही रहा है, ऐसा खराब रिजल्ट नहीं है, क्योंकि देखिए जून 2023 में जो इनका रेवेन्यू था वो 6,681 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ के 6,767 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में आप देखें तो ये बढ़ते हुए 6,740 करोड़, यानी मामूली सी इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मार्च में रेवेन्यू काफ़ी नीचे आया, 6,478 करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू था, लेकिन इस बार 6,766 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है जून क्वार्टर में। तो ये रेवेन्यू इस बार बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, इस बार रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, भले ही थोड़ी, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा जरूर है। अब प्रॉफिट की बात कर ले तो देख सकते हो कि जून 2023 में 1,557 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर में गिर के 1,550 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन दिसंबर में बढ़ के ये 1,599 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च काफ़ी शानदार प्रॉफिट के मामले में 1,717 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जून 2024 में इस बार फिर से प्रॉफिट 1,577 करोड़ के आसपास है, यानी लगभग एक ही परिपाटी में प्रॉफिट चल रहा है, वो है 1,550 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरा, क्योंकि मार्च में ये प्रॉफिट 1,700 करोड़ तक पहुँच गया था। ओवरऑल देखें तो बेहतर प्रदर्शन है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, यहाँ पे 100 वंदे भारत बनाने का जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है। सरकार इस टेंडर के माध्यम से कुछ नाराज हुई है। तो फिलहाल देखो, वंदे भारत बनाने के लिए जो 30,000 करोड़ का जो बड़ा ठेका था उसको रद्द कर दिया है सरकार ने, और इस टेंडर के जरिए 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन देख दो कि टेंडर पूरा होने से पहले ही भारतीय रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ऐसे में योजना को पूरा करने में निश्चित तौर पर ये देरी हो सकती है, और ये जो 100 रेलवे है आने में समय लग सकता है।
तो इस टेंडर के लिए सभी कंपनियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी और फ्रांस की कंपनी अल्स्टम इंडिया के साथ में बातचीत आखिरी चरण तक पहुंच गई थी। बाद में पैसों को लेकर दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी और रेलवे ने इस टेंडर को वापस ले लिया। तो वंदे भारत बनाने के लिए टेंडर पर बातचीत करने वाली कंपनी अल्स्टम इंडिया के एमडी ओलिवर लुइसन ने मनी कंट्रोल को बताया कि टेंडर में ऑफर किए गए पैसों को लेकर दिक्कत थी। एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने अपना टेंडर ही कैंसिल कर दिया है। हम भविष्य में इस कीमत को कम करने पर विचार कर सकते थे, लेकिन रेलवे ने टेंडर ही कैंसिल कर दिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फ्रांस की कंपनी की ओर से टेंडर की प्राइस के लिए प्रति ट्रेन 150.9 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा थी। हमने 140 करोड़ तक लाने की बात कही थी। हालांकि रेलवे के दबाव में अल्स्टम कंपनी ने 145 करोड़ पर डील फाइल करने की बात कही थी, तो कंपनी ने इसे 30,000 करोड़ में खत्म करने की बात कही थी। इसी कीमत पर 100 वंदे भारत एक्स बनाने का वादा किया था। और देख सकते हो कि इससे पहले जो वंदे भारत स्लीपर का जो हर वैगन का जो टेंडर वो 120 करोड़ में बनाने का फाइनल टेंडर हो चुका है। तो सरकार को ये कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी। सरकार 140 करोड़ के आसपास इसको चाहती थी और वो 145 करोड़ लेना चाहती थी। इसी वजह से टेंडर रद्द हो गया है। वैसे रेलवे अधिकारी का कहना है कि इस टेंडर के कैंसिल हो जाने से रेलवे को अपनी कीमत का आकलन करने में मदद मिलेगी। साथ में बिडिंग लगाने वाली कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट और ऑफर को समझने का मौका मिलेगा। अगली बार हम ज़्यादा कंपनियों को टेंडर में शामिल करेंगे ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और लागत में कमी आए। इस बार सिर्फ 2 ही बिडर्स शामिल थे, तो आने वाले समय हो सकता है कि ये इसमें और बेनिफिट सरकार को हो। वैसे यहाँ पे सरकार ने 250 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूवल दे दिया कैबिनेट की तरफ से। इसमें 8 रेलवे के प्रोजेक्ट जो बनेंगे और देख सकते हो कि 7 अलग अलग स्टेट से ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी इसमें रकम खर्च होने वाली है। 2030 तक लगभग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, जिसमें आने वाले समय IRFC को भी बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, BEML जो इस समय अपना प्लान कर रहे हैं भारत में से बनने वाली वंदे भारत मेट्रो को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब इंडिया में जो मेट्रो बनेगी वंदे भारत वो एक्सपोर्ट भी होगी, यानी BEML ने कमर कस ली है। आने वाले समय देख सकते हो कि पहले हम इंपोर्ट करते थे जो ट्रेन के बोगी वगैरह सब, अब इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हैं और ये सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोडक्ट जाने वाले हैं। काफ़ी अच्छी डिमांड है वंदे भारत की, काफ़ी कंट्रीज है जो इंटरेस्ट ले रही है। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से वंदे मेट्रो का निर्माण कार्य भी शुरू BEML करेंगे और ऐसे में आप समझ सकते हो कि IRFC के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर अपनी जो है जगह बनाने के बाद वंदे भारत मेट्रो एक्सपोर्ट होगी, तो ऐसे में बहुत सारी नई वंदे भारत मेट्रो बनेगी, लगातार काम चलेगा। IRFC के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चेन्नई मेट्रो ने बड़ा प्लान बनाया, ड्राइवर लेस अब ट्रेन चलेगी। यानी आप देखें तो ये जो नया प्लान है इसके तहत अब जो चेन्नई मेट्रो होगी उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से ही वो कंट्रोल होगा सारा का सारा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है, नई नई ट्रेनें आनी शुरू हो चुकी है। तो ये जो ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी है इसके दम पे आने वाले समय बहुत सारी मेट्रो ट्रेन के अंदर रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिस तरह से एक के बाद एक ये अनाउंसमेंट हो रहे वो IRFC के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि IRFC जैसे शेयर में दाव लगाया जाए। अब एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देख ले स्टॉक है, तो फिलहाल 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। देख सकते हो 0% सेल है, 0% होल्ड है। यानी भले ही स्टॉक की प्राइस नीचे हो, लेकिन लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे में निवेश किया जा सकता है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 177 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 174 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो 168 तक जा सकता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फिलहाल पहले सपोर्ट के आसपास ही है। अभी ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक और नीचे जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 187 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो आपको 193 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी का दौर और जारी रहा तो फिर आप देखो कि 196 तक जा सकता है, यानी 200 के आसपास जा सकता है। एक बार 200 को पार कर लिया तो फिर नई तेजी की संभावना इसमें बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, दाव लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करें, डिप में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अभी और थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।